नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ्रेम में शांतनु गुप्ता। और शांतनु जी का मुझे परिचय देने की ज़रूरत है नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ पर एक मूवी आई अजय, उसके स्क्रिप्ट राइटर समझ लीजिए, इनकी कहानी को लेकर के डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई और उसको काफ़ी सराहना मिली। काफ़ी लोगों ने उसको देखा और योगी जी के कुछ ऐसे पहलू जिनसे लोग परिचित नहीं थे, मूवी ने उनसे भी परिचित कराया। उस पर हम आएंगे, थोड़ा सा मूवी पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के जो राजनीतिक परिवेश हैं और इनको लेकर के जो चर्चा चल रही है, एक और चर्चा ये चल रही है कि मोदी जी क्या 29 के बाद भी कंटिन्यू करेंगे या मोदी जी के विकल्प के तौर पर कौन से चेहरे इस समय हैं जिनको उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। मैंने शांतनु जी को इसलिए लिया है क्योंकि शांतनु जी ने योगी जी के गांव जाकर के और उनके बचपन के संघर्ष के तमाम गवाह, उनके साथी, उनके स्कूल के समय के, और जब वो गोरक्षनाथ पीठ पहुँचे उस समय के भी लोग, उन सब से इनकी बातचीत हुई है। योगी जी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। उन पर एक नहीं, मेरे विचार से 3 पुस्तकें उनकी अब तक आ चुकी हैं और सभी बहुत पसंद भी की गई हैं। तो शांतनु जी, जब ये चर्चा चलती है जी, और मेरे भी अपने चैनल पर कई बार मैं गेस्ट से इस तरह की चर्चाएं करता हूं कि अब कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको ये देश उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी तमाम बातें होती हैं, बुलडोजर बाबा के रूप में, या दूसरा जो भी माफियाओं से मुक्ति और प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने विकास के पथ पर डाला है, वो सारी चीज़ें। एक ऐसे ला इलाज रोग से ग्रस्त ये प्रदेश था, बड़ी नाउम्मीदी लगती थी लोगों को। लेकिन अब ना केवल आशा का संचार हुआ है, बल्कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बदलाव कर सकते हैं तो फिर देश में भी कर सकते हैं। तो इस चर्चा को एक्चुअल में आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो ओमकार जी, हम लोग ने बहुत बार आपके नेटवर्क पे बात करी है। यहाँ पे जयपुर में इस खुले इतने अच्छे वेदर में बात करने में आनंद आ रहा है। मैं अभी एक US और UK की लंबी ट्रिप करके आ रहा हूँ और भारतीयों से बहुत दिनों से दूर था, तो पहले तो अच्छा लगा। और जो मूवी की बात करी आपने, मूवी आपने भी देखी और आपने भी रिव्यू करा, थैंक यू दैट। और बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं भी US UK की ट्रिप करके आ रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो जो आपने देखिए, जो सक्सेशन की बात करी है ना, और वो बड़ी ऑब्वियस बात है। कई लोग लेते हैं अरे यार ये तो बड़ी टेस्टी सी बात है कि फ्यूचर में क्या होगा, सबको फ्यूचर गेजिंग करने की आदत पड़ती है। लेकिन नहीं, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को 10 साल हो चुके हैं, है ना। ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो भारत की राजनीति में बदलाव किया है, वो मेरे ख्याल से किसी भी देश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव, मैं क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, 30-40 साल में नहीं हुआ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि तीसरी बार पिछले 20 साल में किसी बड़े देश का प्रधानमंत्री रिपीट नहीं हुआ 20-30 साल में। बिल्कुल। आप कभी और जगह नेहरू जी के समय की पॉलिटिक्स दूसरी थी। उस समय विपक्ष था क्या कोई? इतना बड़ा विपक्ष था कि कोई जो पार्टी चुनाव करके सरकार बना ले। तो नेहरू जी से कंपेयर करना और आज की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जहां 24/7 मीडिया है, हर बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है, उस समय में जहां टोटली ट्रांसपेरेंट एक्सपोज्ड है, वहां पे तीसरी बार आना। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, कोरोना के बाद आप बताइए कौन सा राष्ट्राध्यक्ष दोबारा चुना गया है? क्योंकि कोरोना का जो भी अच्छा बुरा हुआ वो लीडर के सिर पर मड़ गया, जबकि आपके कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं था। तो जो नरेंद्र मोदी ने करा है वो अमेजिंग फीट है। ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, भारत की दृष्टि से तो है ही, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, इसका तोड़ा, वो ठीक है। हाँ, तो पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो बैटरी ऑफ लीडर्स तैयार करे हैं, ये हैट्स ऑफ है। मैं क्योंकि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, उसमें कहा जाता है द बेस्ट लीडर इज वन हु क्रिएट फ्यूचर लीडर्स। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हो जाती है, जो बल्कि नरेंद्र मोदी पे आरोप लगता है हिटलर हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ऐसा नहीं है। अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड होते तो 370 का जो स्पीच था वो नरेंद्र मोदी खुद देते, वो अमित शाह को देने। आपको पता है 370 की स्पीच के बाद अमित शाह का कद बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि वो स्पीच भारत की स्पीच है और वो आज से जब हम जा चुके होंगे हमारे बच्चे स्पीच को सुनेंगे। वो कल्ट स्पीच है। मतलब वो, अगर मैं भारत की 10 इंपॉर्टेंट स्पीचेस में कहूँ तो वो एक स्पीच है 370 वाली। वो खुद नहीं देते क्या नरेंद्र मोदी? उन्होंने क्यों दिया? हाँ, अमित शाह को देने को, वो दे सकते थे।
तो अमित शाह बड़ा नाम है, बल्कि मैंने तो 2-3 क्राइटेरिया बनाए कि जो फ्यूचर लीडर होगा, जो पोस्ट मोदी एरा का लीडर होगा, अब पोस्ट मोदी एरा कब आएगा वो एक डिबेटेबल चीज़ हो सकती है, और उसमें मेरे 2 क्राइटेरिया हैं कि भाई जब तक वो फिजिकली फिट है, जब तक वो मेंटली एजाइल है। हाँ। जो आज नरेंद्र मोदी दिखते हैं, और ऐसा नहीं लगता अगले 5 साल 10 साल बाद कुछ जिस तरह से उनका डिसिप्लिन लाइफ है, योगा प्राणायाम आयुर्वेद, जिस तरह से वो रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके फिजिकल बॉडी में या उनकी मेंटल एजिलिटी में कुछ फर्क पड़ने वाला, जो अच्छा भी है देश के लिए। एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और कोई जल्दी में भी नहीं है कोई प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी नया लीडर आएगा मेरे ख्याल से उसके पास कम से कम 10 साल की राजनीति बची हो, मतलब वो 60 से कम का हो। अमित शाह उसमें क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं। दूसरा, उसको चुनाव जीतना आता है, उसको सरकार चलानी आती है, क्योंकि एक भी नहीं हो तो चुनाव जीतना और सरकार चलाना अब हमको समझ में आ गया 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सही है। जो अमेरिका में तो बिल्कुल अलग होता है, आपकी कैंपेन टीम अलग होती है, आपकी गवर्नमेंट की टीम अलग होती है। हमारे यहाँ एक ही टीम फ्यूज़ हो जाती है एक दूसरे में, लेकिन वो आना चाहिए आपको। और अमित शाह को चुनाव जीतना उनसे अच्छा, ऐसे जो कहते हैं कि अब वो क्या अमेरिका का चुनाव जीतेंगे। सही है। चुनाव जीतना उनसे अच्छा किसी को नहीं आता। सरकार में भी वो बड़े बड़े पदों पर रहे, गुजरात में भी रहे और यहाँ पे भी रहे। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम, और मेरे ख्याल से सबसे जल्दी इतना पॉपुलर होने वाले नेता भारत में पहले होंगे, जो 7-8 साल में पूरे भारत के पटल पे आ गए। और ऐसा शायद ही कोई नेता होगा किसी स्टेट से आता हो जिसकी पूरे भारत में स्वीकार्यता हो। मतलब मैं ऐसे राज्यों में उनकी रैली में गया हूँ जहाँ लोगों को हिंदी भी बहुत मतलब थोड़ी आती है। कर्नाटका के बीहड़ों में गया हूँ मैं, मेरे साथ कोई मित्र रहते थे, मैंने पूछा उनसे, भाई पूछो इस व्यक्ति से क्यों आया है यहाँ पे, इसको क्या समझ में आ रहा है। बाबा मतलब ही सेड समथिंग इन कन्नड़ा, मतलब बाबा को देखने आया, मतलब बाबा का जो कल्ट बन गया है। और मुझे लगता है कि जब आपकी जो, जिसे हम कहते हैं वेव है, लहर है, तो आपको कल्ट ही बनना पड़ता है। रैशनैलिटी से बहुत बड़ा डिसीजन नहीं होता है, और वो कल्ट बाबा बन चुके हैं। और बाबा क्यों बन चुके? केवल अपने काम से। और ये कितनी सुंदर बात है, ये भारत की डेमोक्रेसी की सुंदर बात है कि एक कर्नाटका में बैठा व्यक्ति, उसने भी उत्तर प्रदेश की जानकारी सुनी है, वो भी आपका यूट्यूब चैनल या कोई इंग्लिश में, हिंदी में, कन्नड़ा में सुन रहा है, उसने देखा है, उसने वो उत्तर प्रदेश भी सुना है। बिल्कुल। जहाँ उत्तर प्रदेश से व्यक्ति, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, मैंने खूब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करी है। जब हम बैंगलोर जाते थे, जब हम चेन्नई जाते थे, जब हम महाराष्ट्र जाते थे, तो हमको ना ऐसे देखा था कि अच्छा यूपी से हो तुम, तुम्हारी डिग्री मतलब फर्जी तो नहीं है। सच में, मैं बिल्कुल ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या कहते थे पता है, हम कल्याण सिंह के समय के 12th हैं। इसका मतलब समझ गया आप? मतलब हमने फेयर वाला एग्जाम दिया है, वो चीटिंग वाला एग्जाम नहीं दिया है। बिल्कुल। तो ये स्टैम्प थी आपके ऊपर, यूपी वाला भैया ऐसे कह के आपको नहीं मारा जाता था, क्योंकि आप पे एक ब्रांड अटैच थी कि आप चोरी चकारी कुछ उल्टा पुल्टा करके आए हुए। आज बिल्कुल वांटेड डिग्री अपोजिट है। आज कहते हैं आप श्री राम की भूमि से, श्री राम की भूमि में पहले भी थे। बिल्कुल। आप श्री कृष्ण की भूमि से, आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ एक एडजेक्टिव लग गया है उत्तर प्रदेश के साथ। तो मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ ब्रांडिंग में एक केस स्टडी है कि कैसे एक प्रदेश जिस पे मिर्ज़ापुर जैसे एपिसोड्स बना करते थे, मिर्ज़ापुर मतलब ठूं ठा मार ये, और आज मेरी किताबें हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में डिस्कस होती हैं। केस स्टडी बन रही है कि आपने राशन की व्यवस्था को कैसे अच्छा करा। ऑस्ट्रेलिया का सांसद कह रहा है कि मुझे योगी आदित्यनाथ को लोन दे दो, मुझे कोरोना ठीक करना आपने। प्रकाश सिंह जो हमारे डीजीपी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ द लीक्वा ऑफ यूपी, लीक्वा कौन है, जिन्होंने सिंगापुर बनाया। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ कभी अटैच ही नहीं हुआ। बिल्कुल। मतलब आप अखिलेश यादव से कम्पीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो एक बहुत लोकल नेता है। उनकी मतलब एक आपके पास ऐसा कैंडिडेट है जो जिसकी दिल्ली की राजनीति लोग आप भी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम है जिनकी नेशनल स्वीकार्यता है। हेमंत बिस्वा की मैं देखता हूँ काफ़ी नेशनल स्वीकार्यता है। अगर आप दिल्ली का कोई भी कॉन्क्लेव देखें, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, ऐसे बहुत कम चीफ मिनिस्टर जिनको दिल्ली के कॉन्क्लेव में बुलाया जाता है, उसमें हेमंत बिस्वा एक नाम है। लेकिन आप छोटे स्टेट से आते हैं तो वो उनकी एक लिमिटेशन भी आती है। आपके बड़े स्टेट में आने से फ़ायदा होता है। और देखिए नरेंद्र मोदी को भी उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि आपको स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश से आती है। बड़ा स्टेट आदमी को लगता है कि हाँ सच में आपके पास जन भागीदारी है। और जब वो बनारस जाते हैं तो केवल बनारस को नहीं जिताते हैं, वो पूरी पूर्वांचल की बेल्ट को, पूरी उसको, और बिहार तक जाता है। तो इसलिए उसका फर्क पड़ता है। तो हेमंत बिस्वा के साथ शायद ये लिमिटेशन हो सकती है कि वो छोटे स्टेट से आते हैं, क्या पता उनको सेंटर में कभी रोल हुए, जो पहले था उनके पास, वो आते हैं। और उसके बाद आप लोकप्रियता में देखें तो देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं, कॉर्पोरेट टाइप चीफ मिनिस्टर हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं। जिस तरह की राजनीति आजकल है, क्योंकि आजकल विदेशों से संबंध होना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतनी ग्लोबल इकोनॉमी है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सही है। और महाराष्ट्र हमारा इकोनॉमिकली प्रोग्रेस स्टेट है, नंबर 1 GDP वाला स्टेट है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर है। चुनाव हार चुकी है, लेकिन स्मृति ईरानी महिलाओं में बड़ा नाम है, 40 साल से कम उम्र में कई भाषाएं बोल सकती हैं, भारी लोकप्रिय, बहुत सुंदर बात करती हैं। साउथ में देखें तो तेजस्वी सूर्या, अन्नामलाई, बल्कि अच्छी बात है कि हर एज ग्रुप में, मतलब हर 10-10 साल के गैप पे आपके पास लोग, लीडरशिप तैयार हो, मतलब कि ये बात, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुंदर खाका खींचा है।
हाँ, पोस्ट मोदी एरा में उन 1-2 साल में कौन पॉपुलर होगा, किसकी स्वकार्यता ज़्यादा होगी, ये तो आज से कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बैटरी ऑफ लीडर्स तैयार हो चुके हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से शांतनु जी ने ये बताया है, इंगित किया है कि कौन कौन चेहरे हैं इस समय जिन पर आप नज़रें गड़ा सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं। अब बात आती है ये कि योगी जी की जो भूमिका जी जिस तरीके से बढ़ी है संगठन में, पार्टी में, सलाह के स्तर पर, तमाम दूसरी चीज़ें, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ मोदी जी के बाद बिल्कुल अगर कोई दूसरा लीडर होता है जिसकी प्रत्याशी भी वहाँ की लोकल पार्टी डिमांड करते हैं, संगठन भी डिमांड करता है, तो वो योगी आदित्यनाथ और फिर आपके अमित शाह आते हैं। बिल्कुल। योगी जी की भूमिका हमने देखी है हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी। बिल्कुल। अभी हमने देखी है बिहार में। बिहार में 1 चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि आप देश से बाहर थे, लेकिन खबरों में लगातार आप नजरें टिका करके रखते ही हैं कहाँ क्या हो रहा है जी। तो आपने देखा है कि वहाँ टर्नआउट 2020 में 56% और अभी 2025 में 65%। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो शायद आज तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है। हाँ, तो इतिहास में बिहार में ठीक सुना मैंने। हाँ ठीक। ये जो चीजें हैं, ये जो भूमिका है इनकी योगी आदित्यनाथ की जी। और बंगाल अब बहुत दूर नहीं है, तो बंगाल में भी एक भूमिका रहेगी। कौन से महीने में पड़ रहा है बंगाल चुनाव? शायद अप्रैल 2026 में। बस फिर तो वहाँ पर फिर तो मतलब हाँ बिगुल तो शुरू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सारी और वो हो जाए जी। तो इसके तुरंत बाद बंगाल है। तो योगी जी की जो भूमिका बढ़ी है इसकी वजह ये है कि जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, बिल्कुल, जो माफियाओं की जेब में सरकारें पड़ी रहती थी, बिल्कुल सही, उससे मुक्ति दिलाई है। राज्य को विकास के तेज रफ्तार पटरी पर डाल दिया है। निवेश आ रहा है, कायाकल्प हो रहा है प्रदेश का। माफिया या तो भाग गए हैं या मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अब वो खौफ नहीं है। माँ बहन बेटियां रात को 11-12 बजे तक भी आराम से नौकरी करके अपने घरों को लौट रही हैं। बिल्कुल। एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। अब हम यहाँ से कट करके अगर गुजरात जाएं, जहाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे और मोदी जी और उसको वाइब्रेंट गुजरात में तब्दील किया, उसके बाद उनकी कीर्ति पताका पूरे देश में, और गुजरात मॉडल एक शब्द बन गया, और उसके बाद फिर उनको दिल्ली लाया गया। ये अलग बात है कि बहुत सारे महत्वाकांक्षी नेता, सुषमा स्वराज से लेकर के अडवाणी तक, तमाम उस समय, और वो ठीक भी है। देखिए किसी भी नेता की बड़े पद की महत्वाकांक्षा, भाई आप भी चाहेंगे आपका YouTube चैनल बहुत बड़ा हो जाए, जो भी हम काम करते हैं उसमें महत्वाकांक्षा होना ही समाज को बनाता है, तो महत्वाकांक्षा गलत बात नहीं। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई 2029 में तो मोदी जी रहेंगे, चेहरे के तौर पर रहेंगे, उनको आगे करके ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद जबकि 2027 में योगी जी भी तीसरी बार वो भी चीफ मिनिस्टर बन चुके होंगे, बड़ा चुनाव है वो। हाँ, तो 3 बार मोदी जी गुजरात में चुने गए, मुख्यमंत्री रहे, 3 बार योगी जी चुने जा चुके होंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ी बात, हाँ, जो बहुत बड़ा करोड़ का प्रदेश। हाँ, तो ऐसे में देश उम्मीद लगा करके रखेगा और इस समय चर्चा भी इस बात की चल रही है। बिल्कुल। देखिए 2 बातें, पहली जो आपने बिहार की बात कही कि वहाँ 66% से ज़्यादा पहले फेज़ में पोलिंग हुई है, जो आज तक की बिहार की सबसे ज़्यादा पोलिंग है। उससे पहली बात ये हो गई, जो आज से 1 महीने पहले नैरेटिव चल रहा था, हम लोग सब बात भी कर रहे थे कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं, कट रहे हैं, उससे वोटर बड़ा उदासीन है, ऐसा कहा गया। अरे नहीं, बड़ा डेमोक्रेसी से विश्वास हट रहा है। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी ने खुद ही वो टॉपिक छोड़ दिया, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद टॉपिक छोड़ दिया। तेजस्वी ने तो उस टॉपिक को पकड़ा ही नहीं ठीक से कभी, 1-2 बार रैली में शब्द कहा, उसके बाद वो टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया। वोट चोरी की जब बात होती थी, चारा चोरी दिमाग में आता था, तो वोट चोरी का जो टॉपिक है तेजस्वी ने तो कभी ढंग से पकड़ा नहीं, एक आध रैली में बोला होगा। तो हमें तभी पता लग गया था कि ये लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा है, और जो वोटर टर्नआउट से ये पता लग गया कि लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं है। इससे पता लगता है राहुल गांधी के मुद्दे कितने झूठे हैं, कितने कृत्रिम हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं। बिल्कुल। चाहे वो राफेल हो, चाहे वो पेगासस हो,
मतलब उनके तो मुद्दे भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि इतने आर्टिफिशियल, इतने सतही मुद्दे हैं, इतने अर्बन मुद्दे हैं वो। सही है कि अर्बन भी नहीं कहना चाहूँगा, वो मुद्दे किताबी मुद्दे हैं, मुद्दे सलाहकार के दिए हुए मुद्दे हैं, पता लगता है वो किसी ने PR टीम ने दिए हैं मुद्दे। वो जनता के मुद्दे कभी होते ही नहीं है, नहीं तो कभी जनता सड़क पे आ जाती है। भाई मेरा वोट आपने चोरी करा है, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, पूरा देश आपका वोटिंग पे टिका है। जिस देशों में वोटिंग के फ्रॉड होते हैं आपने देखा है, वहाँ पे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में क्या होता है, सरकारें लोग उड़ा देते हैं। और यही उनका मन भी था कि शायद लोगों में वो वेवलेंथ मैच हो जाए। तो पहली बात तो ये कि वो मुद्दा धराशायी हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हर प्रत्याशी चाहता है, बल्कि भाजपा की जो सेंट्रल टीम है वो चाहती है कि अगर आपको चुनाव कन्वर्ट करना है, इस सीट थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, सीट में थोड़ा सा पुश और चाहिए, तो आपको योगी आदित्यनाथ चाहिए। नरेंद्र मोदी तो चाहिए फॉर श्योर, लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनके पास व्यवस्था है, वो हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे नहीं जा पाते हैं वो। तो आपको दूसरा नाम जो आता है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आता है। योगी आदित्यनाथ के साथ जो दो बातें जुड़ी हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ भी थी। बहुत सारी चीज़ दोनों में, बहुत सारी समानता भी है कि ऐसे कम लोग हैं जिनकी हिंदू हृदय सम्राट की भी छवि है और गवर्नेंस और सुशासन की भी छवि। ऐसे आपको कम लीडर मिलेंगे। और जो भाजपा की एक प्रणाली है, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित थे और नरेंद्र मोदी अविवाहित हैं, और योगी आदित्यनाथ तो संत हैं ही। और दोनों एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो बहुत सामान्य और गरीब परिवार, मैं तो आज भी योगी आदित्यनाथ के घर बार में जाता हूँ, मैंने कहा यार ये अनरियल है। हाँ, थोड़ा तो एक बेसिक तो कर लो। मतलब बहुत बुरे हाल में रहते हैं वो लोग। हाँ। मतलब मुझे लगता है यार कोई सपोर्ट करके इनको एक बेसिक, जैसे उनकी शॉप है तो एक नॉर्मल एक प्रोविजन स्टोर ही बन जाए। वो बिल्कुल एक जैसे एक शैक जिसको बोलते हैं ना, वैसे में वो इधर चाय बन रही है, इधर थोड़ी फूल की गठरियां बेच रही हैं। अभी एक बड़ा सुंदर चित्र आया था, वो दोनों की बहनें मिल रही हैं, बहुत मार्मिक चित्र मेरे ख्याल से। लेकिन भारतीय डेमोक्रेसी की बहुत सशक्त चित्र भी था कि अगर, और जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं मेरिटोक्रेसी, कि मेरिट के बल पे आप इस देश में जा सकते हैं। क्या बिल्कुल मेरे देश में आप जा सकते हैं, मेरे देश में आप नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, मेरे देश में आप योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। जब किसी भी परिवेश से आते हो, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, तो ये जो चीज़ें अटैच होती हैं तीनों, कि भाई आपके पास करप्शन करने को है क्या, आप गड़बड़ करेंगे तो क्या। इसी वजह से अगर कुछ गलत डिसीजन भी होते हैं मोदी योगी से, लोग पचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसका इंटेंशन ठीक रहा हो। सही है। अगर मैं आज भी कहता हूं, अगर नोटबंदी नरेंद्र मोदी की जगह कोई प्रधानमंत्री लाया होता, मैं कहता हूं कत्लेआम हो जाता भारत की सड़क में। भैया मेरा पैसा नहीं निकालने दे रहे हो, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में कोई बीमार पड़ा है, बिल्कुल, लेकिन क्यों ना, अगर नरेंद्र मोदी ने कराया तो कुछ सोच के ही करा होगा। बिल्कुल। तो ये जो सोशल कैपिटल है, मेरे ख्याल से ये अमूल्य है। ये किसी अगर लीडर ने अर्न करी है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के 24/7 मीडिया के टाइम में, जहां आपकी मतलब एक बटन पे आपने क्या लिखा है वो भी मार्क होता है। सही है। उतनी जब आपकी माइक्रोस्कोप से मतलब आपकी चेकिंग हो रही है, उस ज़माने में, उस दौर में आप इतने पॉपुलर हो जाना कि आपका वर्ड, जैसे कहते हैं ना वो डायलॉग है, मेरा शब्द ही शासन है, बिल्कुल, वो बन जाना नरेंद्र मोदी के पास योगी आदित्यनाथ का हो गया। तो ये जो दो एट्रीब्यूट हैं कि वो अविवाहित हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट भी हैं और सुशासन भी है। और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बुरा है, मतलब गुंडागर्दी में नंबर 1 हुआ करता था, अब GDP में नंबर 1, हाईवे में नंबर 1, एयरपोर्ट में नंबर 1। हम लोगों को भी पिंच करना पड़ता है कि भाई ये सच में हो रहा है क्या हमारे उत्तर प्रदेश में? क्या हम अपने प्रदेश में ही ये है रह रहे हैं? आपको जब दिखता है, मैंने कहा यार कोई ज़्यादा ना, किसी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, तो अपन चेक करते हैं, तो मैंने कहा तो सच है। फिर किसी ऑफिसर को कॉल करते हैं, वो कहते हैं सच है। तो और ये देखिए बदलाव होते हैं, लेकिन बदलाव 7-8 साल में हो जाना ये बड़ी बात है। ऐसा बदलाव 20 साल में, 30 साल में होता, ठीक है, लेकिन 7-8 साल में आपकी नजरों के सामने जनरेटर की कंपनियां बंद हो गई, इन्वर्टर की कंपनियां बंद हो गई उत्तर प्रदेश में। मेरे तो खुद के मित्र हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, जो सेल्स हेड हुआ करते थे यूपी के, उनके ट्रांसफर हो गए कहीं और, क्योंकि अब आपको बिजली आती है भाई, 24 घंटे बिजली आती है। तो ये जो अमूल जो परिवार हुए हैं कि भाई हमारे एक्सप्रेस में प्रदेश है, हमारे 3000 किलोमीटर का एक्सप्रेस है। मतलब परसों में चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुरादाबाद में एयरपोर्ट खुल गया है, आप दिल्ली से मुरादाबाद जाके शाम तक वापस आ सकते हैं, मतलब कोई बैंगलोर से जा सकता है। तो ये जो हुआ, ये उत्तर प्रदेश जैसी फीलिंग नहीं आती है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाद पोटेंशियल, ओमकार जी, आपके पास 17% 18% पॉपुलेशन है, आपके पास राम जन्मभूमि है, आपके पास कृष्ण जन्मभूमि है, आपके पास गंगा का इतना बड़ा उपजाऊ एरिया है, आपके अलग अलग जिले अलग चीज़ों के लिए माहिर हैं, जिसको आइडेंटिफाई भी किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और अभी मैं नई चीज़ पढ़ रहा हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, ये शुरू हो गया नया। हर जगह की जो खाने की चीज़ है उसको प्रमोट किया जाएगा। सही है। अब ये क्या पहले नहीं सोचा जा सकता था? ताले के हाथ से बनते हैं क्या? कालीन के हाथ से बनते हैं भदोही में? बनारसी साड़ियाँ हाथ से बनती हैं क्या? काला नमक राइस हाथ से होता है क्या गोरखपुर में? लेकिन ठीक है, आपका क्या मन है कि भाई अतीक अहमद संसद में कैसे पहुंच जाए, मुख्तार अंसारी विधायक कैसे बन जाए, वो मेरे लिए बूट कैसे कैप्चर कर ले। अब तो बूट नहीं कैप्चर कर पाता तो कुछ और कर ले। सही है। तो आपका दिमाग उसमें लगा था। अब योगी आदित्यनाथ का, योगी संत का जो हमें वो मिला है, एक तरह से गार्जियनशिप मैं कह सकता हूँ, उसने अलग लेवल पर पहुँचा दिया उत्तर प्रदेश को। इसलिए मतलब
अतिशयोक्ति नहीं है उनके बारे में कुछ भी कहना। मैं दोनों के बारे में एक टिप्पणी और आपकी चाहूँगा। दोनों मतलब मोदी और योगी जी? मोदी जी और योगी। हाँ जी। देखिए, मोदी जी पर भी एक मूवी बनी है, एक या दो बनी है। हाँ, एक वेब सीरीज है शायद और एक मूवी है। एक मूवी है। हाँ जी। और योगी जी पर अभी आपकी पुस्तक पर ही आपने जो उनकी बायोग्राफी लिखी थी उस पर बायोपिक बनी है। और देखिए, दोनों की महानता देखिए, दोनों का संयम देखिए। दोनों ने दूसरों की मूवी का प्रमोशन किया, उनको प्रोत्साहित किया, उनकी मूवी जाकर के देखी जी। अपनी मूवी देखने दोनों नहीं गए। और कोई ऐसे नहीं कहा कि आपको 5 शो कराने हैं। मुझे भी कई लोगों ने योगी जी ने देखी है क्या? मैंने कहा योगी जी अपनी पिक्चर नहीं देखेंगे, वो सच में संत व्यक्ति। मैंने देखा है जाके, जब मैं किताब लिखता हूँ तो वो झेपते मतलब आपको पता है मेरी 3 किताबें हैं। द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर उनकी जीवनी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश जो उनके काम पे है वो उनकी प्रिय बुक है। वो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ, सड़कों में। अपने वाली किताब में वहाँ ठीक है फोटो खिंचा ली, उन्होंने लॉन्च कर दी, लेकिन वो मेरे स्नेह में वो उससे बचते हैं। वो सच के संत है, ठीक है ये सब तो ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, आपके लिए शायद वो अजीब है लेकिन लोगों के लिए बहुत प्रेरित करता है। मैं इस कारण से उनसे मैं वो किताब लॉन्च करा पाता हूँ। लेकिन उनका जो सच का दिल है वो लगा है उसमें जो उनका काम वाली है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा कि गुजरात के जो युवा मोर्चा है उसने बड़ा शो करवाया योगी आदित्यनाथ की मूवी का। लोग कहते नहीं झगड़ा लगा है, कौन देखे नहीं देखे, सारे प्रवक्ताओं ने आके देखी, भाजपा के लोगों ने आके देखी, लेकिन आप खुद वो उस पर अटैच नहीं होते हैं कि भाई मेरी पिक्चर है, जो जनता देखेगी तो देखेगी। कैसा अनुभव रहा है जब योगी जी की जीवनी पर भी आप काम कर रहे थे जी, जब वो पूरी पुस्तक आ गई, 3 पुस्तकें आ गई जी, वो अनुभव कैसा था? कुल मिलाकर के एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है जी, जी, किसी क्रिएशन में कुछ बनाने में। हाँ, जब आप उसको कंप्लीट करें जी। और उससे भी ज़्यादा शायद सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब फीडबैक आते हैं। फीडबैक मिलता है, जब फीडबैक आते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो वो कैसा रहा और फिर ये फैसला कैसे हुआ कि चलो एक मूवी बनाई जाए? देखिए, 3 किताबों का सफ़र थोड़ा सतत रहा। 2017 में पहली किताब आई जो जीवनी है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही बड़े बड़े फेस्टिवल में जाने लगी तो एकदम से वो किताब बड़ी हो गई। बल्कि उस किताब ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर गया। मैं कोई फुल टाइम जर्नलिस्ट नहीं था आप लोगों की तरह, इतना एक्सपीरियंस नहीं। उसने मुझे टीवी पर बैठा दिया अगले दिन। अच्छा, योगी आदित्यनाथ पे वॉइस है तो ये बालक है, तो मैं टीवी पे आ गया। फिर टीवी में आ गया तो मैंने भी अपने ऊपर और मेहनत करनी शुरू करी। फिर जब 5 साल हो गए तो दूसरी किताब आई द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। वो जो पॉलिसी सर्कल्स है उसमें बड़ी फेमस हो गई। मतलब वो हार्वर्ड के स्कूल में पहुंच गई, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पहुंच गई, IIT एम्स पहुंच गई। लोगों को यूवी मॉडल समझने में आसानी हुई उससे। फिर मैंने बच्चों के लिए कॉमिक करी अजय टू योगी आदित्यनाथ। और जैसे इनके फीडबैक शुरू हुए कि मेरा बच्चा तो रोज़ रात को वो कॉमिक पढ़ के ही सोता। अभी आपको लगेगा भाई आप किसी के घर में पहुंच चुके हैं, आप किसी की पेरेंटिंग का पार्ट हैं। अभी बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे मुझे रोज़ के 10-10, 20-20 मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसा हुआ 2022 में मैं अमेरिका गया 2nd बुक लेके, जो गवर्नेंस वाली बुक है। और वहाँ पे मुझे कैलिफोर्निया में एक कपल मिला, अजय मांगी ऋतु मांगी, होटलियर हैं, भारत से गए हैं, झारखंड के हैं। उन्होंने कहा कि इस पर मूवी बननी चाहिए। और फिर मूवी का प्रोसेस शुरू हुआ। मैं ऑक्सफोर्ड में था 2023 में फेलोशिप में, तब बातचीत शुरू हुई, स्क्रिप्टिंग शुरू हुई और 2024 में शूट करके 25 में मूवी आ गई। अब जब मूवी के फीडबैक आने शुरू हुए वो सच में बिल्कुल इमोशनल करने वाला था। मतलब ऑस्ट्रेलिया से किसी ने, सुधीर जी हैं, उन्होंने कहा कि दिस मूवी हैज़ टू बी मेड। क्योंकि क्या होता है मूवी से ना पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर होता है। बुक से क्या होता है, बुक ठीक है, मेरी बुक कम से कम 20-25 PhD थीसिस में कोटेड है, वो अलग बात है कि एकेडमिक वर्ड में आप कोट होते हैं, आपने एक सत्य को स्थापित कर दिया। लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन उस सत्य से बहुत अलग है। हाँ। पब्लिक इमेजिनेशन जो सड़क पे चल रहा है, आदमी क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, मूवी में क्या देख रहा है। तो मतलब जब प्रदीप सिंह जी ने कहा कि दिस इज द बेस्ट बायोपिक ऑफ पॉलिटिकल बायोपिक ऑफ इंडिया, जब विजेंद्र प्रसाद बाहुबली के, जिन्होंने बाहुबली और RRR लिखी है, जब उन्होंने हैदराबाद में पिक्चर देखी तो उन्होंने कहा फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं क्योंकि अब मैं भाजपा का सांसद भी हूँ एक तरह से नॉमिनेटेड, और मैं उस डिसिप्लिन की तरह पिक्चर देखने आ गया था। हाँ। लेकिन मैं इंटरमिशन के बाद उठ नहीं पा रहा हूँ। और मैं और मेरे राइटर साथ में थे, कहना आई एम जेलस ऑफ दीज 2 बॉयज़, आई कुड नॉट हैव रिटन अ बेटर स्क्रिप्ट। मतलब उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों से अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। शायद उन्होंने हमारी तारीफ में कहा हो। हाँ। लेकिन बहुत बड़े शब्द हैं। हमें अपने साथ ऑफिस ले गए, फिर कहा कि मैं आपके साथ आगे भी काम करना चाहूँगा। बहुत बड़े शब्द हैं। मुरलीकांत पेटकर, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, जिन पे चंदू चैंपियन पिक्चर देखी है, उन्होंने मेरे बगल में आके पुणे में पिक्चर देखी और कहा ये तो मेरा भी जीवन है। मतलब हर संघर्ष का व्यक्ति उसमें अपना जीवन देख रहा है। जब मैं विदेश गया तो काशी से कैलिफोर्निया तक, मतलब मंडे को, ट्यूसडे को विदेश का बड़ा मुश्किल जीवन होता है। वहाँ पे लंबे लंबे हाईवेज होते हैं, 2-2 घंटा ड्राइव करके फ्लाइट से उड़ के लोग शाम को 200 का 300 का थिएटर भर दे रहे हैं।
ये कहाँ पे हो रहा है? LA में हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है, वाशिंगटन DC में हो रहा है, कनेटिकट जैसे ठंडे छोटे प्रदेश में हो रहा है। लंदन में मंडे को हम लगता था कि कैसे हॉल भरेंगे, भाई मंडे लंदन बहुत बिजी जगह है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है कि भाई मुझे क्यों नहीं पता था, मैं कैसे अंदर आऊँ, तो हमें थिएटर से कह के एक्स्ट्रा चेयर रखवानी पड़ी। तो ये जो प्यार मिलता है, आपने ठीक कहा, तो आपको फीडबैक जब मिलता है तो आपको लगता है कि इट वॉज वर्थ लास्ट 2.5 ईयर्स का जो मेरा स्ट्रगल था, स्लीपलेस नाइट्स थी, परिवार के साथ दूर रहना था, सेंसर के साथ एक कोर्ट का केस भी लड़ना पड़ा जी जी। तो वो सब की जो गहमा गहमी थी, एक तरह से उसका एक मीठा फल मिला, और अब OTT में आ जाएगी तब तो जन जन की पिक्चर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा आनंद रहा। एक बात और शांतनु जी, जो मैंने भी फिल्म देखी और आप ही के साथ देखी जी जी जी, तो उसमें जो फीडबैक जनता की तरफ से मिला जी, 2-3 जगह लोगों के ऐतराज, जैसे महंता अवैधनाथ को धूर्त कहना, या जब योगी आदित्यनाथ के पिता की भूमिका में पवन मल्होत्रा का पैर छूते हैं, जूते पर पैर रख करके माफ़ी मांगना जी, या जब मुख्तार अंसारी से उनका टकराव हो रहा था योगी आदित्यनाथ का, मुख्तार अंसारी के कारनामों को, उनकी क्रूरता को ठीक तरीके से ना फिल्माना, खाली कुछ डायलॉग्स में, कुछ सीन में उसको ख़त्म कर देना, शायद ये मूवी की कमजोरी बनी। देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो आपने फीडबैक दी 2-3 जगह से आए। पहली बात जो धूर्त कहना, माँ और महंत अवैधनाथ में क्या बातचीत हुई तो किसी को नहीं पता। लोगों ने ये बताया वहाँ के लोगों ने कि माँ बड़े गुस्से में थी, उन्होंने बिल्कुल गाली गलौज पे उतर आई, और ये माँ का दिल भी होता है भाई, उनके लिए आपका आश्रम मठ दूर है, उनके लिए आप मेरा बच्चा था, 2 साल पहले वो ऐसा था, पैंट कमीज में था, हम उसकी मैं शादी करती, उसके बच्चे होते, वो अपना करियर संभालता, आपने उसको संत बना दिया, वो बाहर मुड़ा के खड़ा है यहाँ पे। उनका वो पेन था, उस पेन को हमने उन शब्दों में दिखाया, और लार्जली लोगों को, बल्कि वो हमारा बेस्ट सीन है, जो हमारी जो एक्टर है गरिमा सिंह जिन्होंने वो सीन कराया, मतलब हाँ नहीं, उसने तो जान डाल दी, उन्होंने जान डाल दी वहाँ पे, बस खाली वो एक डायलॉग पे लोगों को लगा। लेकिन ये भारत के लोगों की आस्था है कि उनको एक संत को धूर्त कहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो माँ के पर्सपेक्टिव से देखें। किसी औरत ने मुझे नहीं कहा अभी तक ये बात, ये मर्दों से आया केवल सवाल, किसी औरत ने नहीं कहा भाई ऐसे, ये वो औरत है जिसका बेटा एक तरह से उसे लगता है छीन लिया है किसी ने, उसने कहा ना आपने छीन लिया है मेरे बेटे को, और तुझे तो मेरे राम देख लेंगे। लेकिन आप अगला सीन भी देखिए, जब उसकी रैशनैलिटी आती है, जब वो कहता है कि अगर माता कौशल्या की ममता आड़े आ जाती तो भगवान राम राजा तो हो जाते, भगवान ना बन पाते। उसको समझ में आता है, उसका चेहरा रिलेशन होता है, और वो अपने ही बालक के पैर छू लेती है, मतलब वो मान जाती है कि अब ये मेरा बालक नहीं है, ये संत है। दूसरा जो आपने कहा कि पैर छूना, ये भी भाई हमें दृष्टांत आया कि उन्होंने माफ़ी मांगी, कैसे मांगी, पैर छू के मांगी, उनका पैर छू के माफ़ी मांगनी पड़ी। हमने उसको सिनेमैटिकली वैसे दिखाया, और आपको पता है कि जहाँ पे क्रूरता होती है वैसे ही होती है। वो आपको मतलब क्या था कि आपको मैं मॉरली डाउन कर दूं, तो मॉरली डाउन जो कराता है वो ऐसे ही कराता है, वो आपसे वो हल्की फुल्की माफ़ी मांगा के क्या फ़ायदा होगा उसको। और दूसरा जो आपने कहा मुख्तार अंसारी, देखिए हमारे पास मूवी के 2 ट्रैक थे कि हम उसे राम मंदिर के ट्रैक पे ले जाएं या हम उसको माफिया के ट्रैक पे ले जाएं, क्योंकि राम मंदिर का कंप्लीशन हो चुका है, वो एक तरह से थ्रेड पूरा हो चुका है, तो हमने उसको माफिया के ट्रैक पे ले गए। और जो हमारे पास 2 घंटे 20 मिनट का अवधि था, उसमें हम 2-3-4 चीज़ें दिखा पाए, वो दिखा पाए कि किस तरह से वो 2-3 चीज़ें दिखा पाए, किस तरह से उसने योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया, किस तरह से उसने डुमरियागंज की रैली नहीं होने दी प्रशासन के साथ मिलकर, मतलब मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर, किस तरह से वो रिश्वत देना चाहता था मठ को, किस तरह से वो सारे टेंडर मैनेज करता था, 4-5 चीज़ें उसकी थी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, क्या होता था कि मूवी में ना कैनवस कम होता है ओमकार जी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेब सीरीज़ बनाए, वेब सीरीज़ में आपके पास कम से कम 4.5-5 घंटे का कैनवस होता है, तब आप एक एक चीज़ को दिखा सकते हैं, बल्कि अब डिमांड भी आ रही है, और हमारे पास क्योंकि स्टोरी, किस्से, रिसर्च की तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास मुख्तार अंसारी के 10 किस्से और हैं जो उसके जो गड़बड़ चीज़ें करता था, तो शायद हम जो वेब सीरीज़ है उसमें और जस्टिस कर पाएँ, अगर उसका मौका। क्या आपके पास भी ये फीडबैक आया कि भाई हम तो बुलडोजर देखने आए थे? ये बहुत बड़ा है। तो बुलडोजर नहीं आया, खाली एक डायलॉग आया, जब वहाँ टॉयलेट में अश्लील बातें एक लड़की उस बच्ची के बारे में अश्लील बातें लिखी गई, और योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर उसको वेल्डिंग कर देता है कि इसमें कोई नहीं जाएगा, और वहाँ उसने कहा कि मेरे पास 20 रुपए थे, हाँ मेरे पास कुछ और होते तो मैं इसको बुलडोजर से, मतलब ये दिखाया है कि बचपन से कैसे ही वो सत्य के साथ, न्याय के साथ, महिलाओं के साथ, जो भी उसे लगता है कि जिसके साथ न्याय नहीं और उसके साथ खड़े थे, जब उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, और जैसे ही उनके पास रिसोर्सेज आए, चाहे वो मठ के रिसोर्स आए, मठ की ताकत आई, चाहे वो मुख्यमंत्री की ताकत आई, उन्होंने बड़े बदलाव शुरू कर दिए।
और बुलडोजर एक्शन इसलिए नहीं है कि हमारी तो पिक्चर 17 में खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ अगर जैसे ही दूसरा पार्ट शुरू करता है तो मैंने अपने सारे व्यूअर्स से ये वादा भी करा है, पता नहीं मेरी कितना क्रिएटिव फ्रीडम चलेगी कि वो रोल ही बुलडोजर से होगी। तो हाँ सेकंड पार्ट में तो बुलडोजर एक्शन के पीछे क्या है, देखिए बुलडोजर एक्शन है क्या, बहुत सारे लोग बुलडोजर एक्शन को बड़ा रोमांटिक सा समझते हैं। बुलडोजर एक्शन इज नथिंग बट किस तरह से माफिया की इकोनॉमिक रीढ़ को तोड़ देना है, वो बड़ा मेटिकुलस एक्शन है। वो लोगों को लगता है उसके घर तोड़ दिया, अब घर नहीं तोड़ दिया तो होता क्या, कागज आए मुख्तार अंसारी का, अच्छा मुख्तार अंसारी इतना बड़ा कुनबा चलाता कैसे, उसके जो 100-200 लोग हैं वो इतनी महंगी राइफलें लेके हैं कैसे, इतनी सारी गन लेके कैसे हैं लाखों की। तो सर उसके पास ये 10 बिजनेसेस हैं, ये सब ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसके होटल हैं, अच्छा इनके कागज लेके आओ, ये सब लीगल है क्या सर, ये लीगल है, बाकी 9 के 9 इलीगल है, ये 9 के 9 इलीगल है, इनको कभी नोटिस गया क्या सर, नोटिस तो पिछली सरकारों में भी गए, बस एक खाना पूर्ति के लिए नोटिस तो गए, अच्छा इस पर नोटिस चस्पा करो 15 दिन में तोड़ दो। क्यों तोड़ दो कि इसका इकोनॉमिक इनकम नहीं रहेगा तो कहाँ से बंदूकें खरीदेगा, कहाँ से लोगों को पालेगा, कहाँ से इतने सारे धंधे करेगा। तो बड़ा मेटिकुलस तरीका है कि माफिया की इकोनॉमिक इनकम को रोक दो, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। तो वो बहुत स्मार्ट तरीका है, उसको हमने थोड़ा सा क्रूड करके बुलडोजर से ऐसे योगी जी ने बैठा और सोचे किसी का घर तोड़ दिया, वो इतना क्रूड नहीं है, वो बहुत मेटिकुलस एक्शन है कि उसका इकोनॉमिक इनकम खत्म कर दो। और इसको हम समझाएंगे भी अगर हम पार्ट 2 बनाने की अगर माँ सरस्वती की कृपा हुई तो। शांतनु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने। आनंद आया। थैंक यू सो मच।